Welcome back, dear students, in Geography of some Biotonic classes, and here we are discussing geomorphology. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ज्वालामुखी वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, लेकिन उससे संबंधित कुछ और बातें अभी रह गई हैं आपकी, जिसको आज हम देखेंगे। और उसके बाद आपके पर्वत निर्माण तो नहीं कहेंगे, लेकिन पर्वत से संबंधित कुछ और बातें भी रह गई जिसको हम आज के वीडियोज़ में देख के कंप्लीट कर लेंगे। तो पर्वतों से संबंधित जितनी भी आपकी बातें रही हैं, चाहे वो वलित पर्वत हो, भ्रंशोद पर्वत हो या फिर ज्वालामुखी पर्वत हो, इनसे संबंधित सारी बातों को हमने देख लिया है। और जो कुछ बचे रह गए हैं छोटे छोटे पॉइंटर्स, उन पॉइंटर्स को हम आज एक या दो वीडियोज़ में या एक ही वीडियो में कंबाइन करके या फिर दो वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है, जैसा हमें सही लगेगा। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे आपके गेसर के बारे में बात करेंगे। इसे हम गीज़र भी कहते हैं। ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ज्वालामुखी से संबंधित है ये, ठीक है, इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि गीज़र जो शब्द है, इस शब्द का नाम काफ़ी लोग जानते होंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता हूँ आपके लोगों के बीच में कि जब किसी दिन ऐसा होता है कि आपको पॉलिटी के एक वीडियो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और ज्योग्राफी के कम मिलते हैं, तो आप लोग कहने लगते हैं कि सर ज्योग्राफी के वीडियो क्यों नहीं मिले, एक वीडियो ही क्यों आया, फिर कम क्यों आया है। तो आप इतना परेशान हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको परेशान असल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से आपके ही फ़ायदे हैं। पूछिए कैसे फ़ायदे? देखिए, इस तरफ से हैं कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ या ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो फिर आप ऑप्शनल के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो फिर अच्छी बात है, आपको ऑप्शनल की चीज़ें मिलती हैं, ज्योग्राफी का लेक्चर आपको मिलता है, अच्छी बात है। और फिर आप सोचते होंगे कि ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का लेक्चर जरूरत नहीं है, तो पॉलिटी ना पढ़ाएं या फिर केवल ऑप्शनल ही पढ़ाएं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मतलब हैं पढ़ रहे हैं या फिर जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप पढ़ें आराम से। देखिए, पॉलिटी का वीडियो भी आता है तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं पॉलिटी जितना जल्दी खत्म करूंगा, जितनी जल्दी पॉलिटी आपकी खत्म होगी ना, उतनी ही जल्दी आपका जो सेकंड पेपर इंडियन ज्योग्राफी है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पॉलिटी अगर पढ़ाई जा रही है तो फिर आपका कोर्स पीछे जाएगा। नहीं, पॉलिटी पढ़ाई जाए या फिर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाया जाए, मतलब जो भी पढ़ाया जाए, ये दोनों से ही आपका ही फायदा है। एक तरफ से तो आपकी पॉलिटी बहुत जल्दी खत्म होगी, दूसरी बात आपकी जितनी जल्दी पॉलिटी खत्म होगी उतनी ही जल्दी आपका जो इंडियन ज्योग्राफी सेकंड पेपर वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली हम पॉलिटी खत्म करने के बाद इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और उसके बाद आपके समझ लीजिए कि 4 लेक्चर केवल आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पर आएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल ऑप्शनल पर आएंगे, क्योंकि जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है इसमें अभी तक जितना आपने पढ़ा सारी चीज़ें आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक दो सिद्धांतों को हम छोड़ दें, जैसे कि होम्स का समानांतर सिद्धांत छोड़ दें, अगर कोबर की भूषण सिद्धांत छोड़ दें, लेकिन असल में इनका भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी होता है। जीएस के तौर पे भी इनको आपको थोड़ा जानना जरूरी होता है, उसमें थोड़ा हमने डिटेल में देखा है, बस फर्क इतना है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है तो जीएस के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपका ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको आगे जो पढ़ाया जाएगा इंडियन ज्योग्राफी वो आपके ऑप्शनल पीटी के बाद ही पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए पीटी अगर जल्दी खत्म होती तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर ऑप्शनल का जो ये वाला सेशन आपको चलता है, इसमें तो चीज़ें अगर तेज़ी से चलती तो अच्छी बात है ही है, ठीक है। जैसे आप ध्यान रखें, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बात करेंगे हम गेसर की बात करेंगे, गीजर की बात करते हैं आज। इसे आप गीजर के नाम से तो आप सभी लोग फैमिलियर होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में अब ठंड, वैसे भी ठंड आ गया तो गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, क्योंकि गीजर से आप सभी जानते हैं गर्म पानी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेसर का मतलब ये सब बिल्कुल वैसा ही है, गीजर भी कहते हैं इसे, गेसर भी कहते हैं। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ ही मतलब शब्द से ही क्लियर है कि आप सभी लोग गीजर से परिचित हैं, तो शब्द से समझ जाइए कि इसमें कुछ गर्म जल टाइप का कुछ निकलेगा, ठीक है, मतलब जल जो है गर्म होगा, सीधे से मतलब है यहाँ पे। तो बात करें, अगर गेसर की बात करें तो गर्म जल का एक स्रोत है जो कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के दौरान उत्पन्न हुए दरारों या छिद्रों से समय समय पर गर्म जल फुहार तथा वाष्प के रूप में निकलते रहते हैं और कुछ अधिक ऊंचाई तक जाते हैं। क्या मतलब कहा जा रहा है कि पहली बात तो जो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, बिल्कुल बैठ जानी चाहिए, वो ये है कि गीजर क्या होते हैं, ये गेसर क्या होते हैं, ये गर्म जल के स्रोत होते हैं। मतलब यहाँ से गर्म जल निकलते हैं, जहाँ पे गर्म जल निकलेगा उसे हम कहेंगे ग्रेसर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ और भी तरीके के गर्म जल निकलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम अंतर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गर्म जल का जो स्रोत होता है उसे हम कहेंगे गीजर कहेंगे या गेसर कहेंगे, इसे ध्यान रखेंगे आप। पहली बात तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये बैठ जानी चाहिए। दूसरी बात कि ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उसके दौरान जो दरार या छिद्र उत्पन्न होता है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, तो इन दरारों छिद्रों से क्या होता है कि समय समय पर गर्म जल फुहार, मतलब गर्म जल का फुहारा वाष्प के रूप में तथा वाष्प के रूप में निकलते रहते हैं। जो गर्म जल है वो फुहारे तथा वाष्प के रूप में निकलता रहता है, ठीक है। मतलब गर्म जल निकलता है और जल वाष्प निकलता है गर्म, ठीक है।
और कुछ ऊंचाई तक जाते हैं, मतलब ऊंचाई तक ऐसे निकलते हैं ये, ठीक है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं गेसर या फिर गीजर कहते हैं, ठीक है। ये दरार इत्यादि छिद्र जो इत्यादि आपके उद्गार के दौरान जो उत्पन्न होते हैं ज्वालामुखी के, उन्हीं के माध्यम से अगर जल इत्यादि उनको जगह मिल गई है कि वो बाहर आ जाए, तो फिर उनके माध्यम से वो बाहर आ जाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर वहाँ पे गर्म जल का आपके धरातल की तरफ उद्वेलन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनका प्रमुख संबंध जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से मुख्यतः ज्वालामुखी से होता है, न कि अक्षांश से जलवाहित होता है। ध्यान रखिएगा जो गेजर होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब गर्म जल है तो कहीं इनके वायुमंडल जो आपका जलवायु है उसका कहीं प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है, कि जहाँ पे गर्म जलवायु है वहाँ पे गर्म गेजर मिलते, वहीं पे गेजर मिलते हैं, और जहाँ पे ठंड जलवायु है, शीत जलवायु है, वहाँ पे गेजर नहीं मिलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। इनका जो मतलब संबंध था वो अक्षांश या फिर जलवायु पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, चाहे वो ठंड प्रदेश हो चाहे वो गर्म प्रदेश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। जो इनका मेन मतलब जो रिलेशन है वो आपका रिलेशन आपका किससे है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से है। मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप जानते हैं कि नीचे गर्म आपका जो अर्धतरल अवस्था में जो अर्धतरल मंडल आपका है उसमें गर्म मैग्मा आपका पाया जाता है, ठीक है। तो अगर ये उसके संपर्क में अगर जल है, भूजल अगर उसके संपर्क में आता है, भूजल का जल अगर उसके संपर्क में आता है तो क्या होगा, ये जल भी गर्म हो जाएगा। और ज्वालामुखी क्षेत्रों इत्यादि में आप देखेंगे दरार इत्यादि क्षेत्र इत्यादि मिलते ही रहते हैं आपको, तो उसके माध्यम से क्या होगा, ये दरार क्षेत्र इत्यादि के माध्यम से ये ऊपर आ जाएगा, और जब ये ऊपर आ जाएगा तो फिर यही हम कहेंगे गेसर है ये, ठीक है, गीजर है ये। तो बस फर्क इतना है कि आप ध्यान रखें कि अक्षांश या फिर आपके जलवायु से ये बिल्कुल संबंधित नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से संबंधित होता है ये, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इनके वितरण का कोई निश्चित क्रम नहीं है, ये साइबेरिया जैसे ठंडे प्रदेशों में और भूमध्य रेखी जैसे गर्म प्रदेशों में भी मिलते हैं। मतलब साइबेरिया जैसा ठंड प्रदेश जो आपका एशिया का हिस्सा है, रूस में आप देखेंगे तो रूस का उत्तरी हिस्सा, तो इसे कहेंगे आप साइबेरिया के हिस्से में मिलता है। मतलब साइबेरिया बहुत ठंडा प्रदेश है, ठीक है। और सब यहाँ पे आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा जो आपकी है उसके पास में जो कि गर्म प्रदेश एक है, यहाँ पे भी गेसर मिलते हैं। मतलब कि ठंड प्रदेश में भी गेसर मिल रहा है आपको, और जो गर्म प्रदेश उष्ण प्रदेश है वहाँ पे भी गेसर मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर है, ये आपका येलोस्टोन पार्क आपके यूएसए में है, ठीक है। यूरोप में आपको जो आइसलैंड एक देश है उसमें वहाँ पे भी ग्लेशियर पाए जाते हैं जो कि ठंड प्रदेश में स्थित है। एशिया में साइबेरिया क्षेत्र ये भी ठंड प्रदेश में स्थित है, यहाँ भी ग्लेशियर पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी ढेर सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। जिसका आप पटना में देखें तो राजगीर कुंड ग्लेशियर है, बकरेश्वर जो कुंड है वो बंगाल में पाया जाता है। देखिए बंगाल, अब आप इसे पश्चिम बंगाल नहीं कहेंगे, जो आपका स्टेट ऑफ बंगाल है, मतलब जो पश्चिम बंगाल पहले हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज करके बंगाल रख दिया गया है, ठीक है। अब इसे आप पश्चिम बंगाल नहीं कहेंगे बल्कि इसके नाम को आप बंगाल से उच्चारित करेंगे। मणिकर्ण कुंड है, ठीक है। कुंड मतलब कि एक गड्ढा जैसा हिस्सा होता है जहाँ पे आपका ये जल निकलता रहता है, द्रोड़ी जैसी बन जाती है थोड़ी सी, ठीक है, उसमें से आपका जल यहाँ पे निकलता रहता है। हिमाचल प्रदेश में है, और कई ढेर सारे आपके मतलब इस प्रकार के ग्लेशियर आपके उपलब्ध है आपके भारत में भी, ठीक है। बात करें अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में ग्लेशियर का अभाव है। यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे, जो अफ्रीका देश आपका है, जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे ग्लेशियर नहीं मिलते हैं, ठीक है, ग्लेशियर का यहाँ पे सर्वथा अभाव है। देखिए ये आपको चित्र बना के दिखाया गया, देखिए ये आपको भूगोल का हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, ये भूगोल का हिस्सा है, और नीचे जो आपको ये पूरा एक नली टाइप दिख रही है जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर नली या द्रोणी, इसमें आपका जो जल है वो जल की उपस्थिति है, ठीक है। ये नीचे अंदर भूजल जो है आपको यहाँ पे है, और जो बाकी जो चट्टाने गर्म चट्टाने गर्म सैलें जो आपकी हैं यहाँ पे हैं, गर्म गैसें सैल हैं, और इनके प्रभाव में आकर के ये भी क्या हो जाता है, जल जो होता है गर्म हो जाता है। और जैसे इसको ज्वालामुखी क्षेत्र में दरार या छिद्र मतलब मिलता है, वहाँ से ये क्या करता है फिर ऊपर आना शुरू कर देता है, और एक फव्वारा जैसे माउंटेन देखें आप, फव्वारा माउंटेन आप देखे होंगे, माउंटेन की तरह बिल्कुल ये ऐसे जल बाहर निकलने लगता है। और देखिए जैसे गैस इत्यादि भी इसमें से निकलने लगती है, जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प भी यहाँ से निकलने लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है ग्लेशियर की होती है, जल तथा जलवाष्प यहाँ पे देखिए निकल रहा है, इसे कहते हैं ग्लेशियर, ठीक है। तो आई होप आपको ग्लेशियर जिसे गीजर भी कहते हैं ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से ब्रीफ कर लेते हैं डेफिनेशन कि क्या ग्लेशियर है क्या गीजर है, ठीक है। तो ग्लेशियर जो है गर्म जल का एक स्रोत होता है जो कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के दौरान उत्पन्न हुए दरारों या छिद्रों से समय समय पर गर्म जल फुहार तथा वाष्प के रूप में निकलते रहते हैं और कुछ अधिक ऊंचाई तक जाते हैं। इनका प्रमुख संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से मुख्यतः ज्वालामुखी से होता है, न कि अक्षांश जलवायु से होता है। तो मैंने बता दिया आपको कि अक्षांश और जलवायु से इनका प्रमुख संबंध नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, ठीक है। और इनका कोई वितरण का कोई निश्चित क्रम नहीं है, ठंडे प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, गर्म प्रदेशों में भी पाए जाते हैं,
तो कहीं भी इनके वितरण का कोई निश्चित क्रम नहीं है। चलिए, तो ये हमने ग्लेशियर देख लिया। अब जो बात करेंगे हम स्रोत की बात करेंगे, हॉट स्प्रिंग की बात करेंगे। मिलता जुलता है इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस करना सही है। तो आइए देखते हैं कि गर्म जल स्रोत क्या है, हॉट स्प्रिंग क्या है। ठीक है, गर्म जल स्रोत भी गीजर के समान होता है, लेकिन कुछ मामलों में अलग होता है। ध्यान रखें, गीजर के समान होता है मतलब गीजर के जैसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल गीजर ही होता है या उसी का एक पार्ट होता है। ये थोड़ा सा इससे अलग है। अलग कैसे है? देखिए, जो गर्म जल स्रोत, जैसे कि गर्म जल स्रोत में क्या होता है कि बिना किसी रुकावट के निरंतर गर्म जल तथा वाष्प निकलता रहता है, जबकि ग्लेशियर में रुक रुक कर जल ऊपर आता है और दूसरे इसकी ऊंचाई भी 1500 फीट तक कभी कभी हो जाती है, जैसे कि वाई मांग्यू ग्लेशियर न्यूजीलैंड का। ठीक है, आइए बात करें। सबसे पहले हम बात जो करेंगे, चर्चा करेंगे उसमें ये कि जो गर्म जल स्रोत है ये क्या है। मैंने आपको ग्लेशियर के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि समय समय पर इसमें से नीचे से गर्म जलवाष्प निकलता रहता है। लेकिन जो गर्म जल स्रोत है, जो हॉट स्प्रिंग है, इसमें क्या होता है कि ये जो गर्म जल निकलता है वो बिना किसी रुकावट के निकलता है। लेकिन ग्लेशियर में आपने देखा कि रुकावट मतलब समय समय पर निकलता रहता है। लेकिन जो गर्म जल स्रोत है इसमें बिना किसी रुकावट के मतलब विदाउट फॉल, ठीक है, बिना किसी रुकावट के निरंतर गर्म जल और जलवाष्प निकलता रहता है। ये जो सबसे बड़ा अंतर है ग्लेशियर और गर्म जल स्रोत के अंतर्गत बीच में। ठीक है, तो आप इन दोनों अंतर को बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा लें कि जो आपका ग्लेशियर है, जिसे हम गीजर भी कहते हैं, और जो आपका गर्म जल स्रोत है, जिसे हम हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर वो ये है कि जो गीजर है उसमें समय समय पर जल बाहर निकलता है, जलवाष्प बाहर निकलता है। लेकिन जो आपका जल स्रोत है, गर्म जल स्रोत है, इसमें से लगातार कंटिन्यूअस जल का क्या होता है, निकास होता है, जलवाष्प का निकास होता है। ठीक है, विदाउट फॉल मतलब बिना किसी रुकावट के। और दूसरी जो बात है कि इसकी ऊंचाई भी 1500 फीट तक हो जाती है। जो आपका गर्म जल स्रोत है इसकी ऊंचाई भी कभी कभी 1500 फीट तक चली जाती है। ठीक है, ऊंचा हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो न्यूजीलैंड में आपका वाई मांग्यू ग्लेशियर पाया जाता है। तो इस आधार पर हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, हमने आपका ग्लेशियर देखा और फिर गर्म जल स्रोत देखा, जिसमें दोनों में डिफरेंस क्या था, तो डिफरेंस को भी हमने देख लिया। अब जो हमारा अगला पॉइंट है उसको हम देखेंगे, धुआंरे क्या होते हैं, फ्यूमरल्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा देखेंगे हम। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्यूमरल्स क्या होते हैं। देखिए, धुआंरे एक ऐसे छिद्र होते हैं जिससे गैस तथा वाष्प बाहर निकलती है। जो बात आपने देखा वही बात यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि गैस और वाष्प बाहर निकलती है, जल बाहर नहीं निकलता है। जलवाष्प बाहर निकलेगा लेकिन जल नहीं। ठीक है, दूर से देखने पर ये धुएं के जैसे प्रतीत होते हैं, इसी कारण इन्हें धुआंरे कहते हैं। यह क्रिया तब होती है जब ज्वालामुखी से उद्गार समाप्त हो चुका होता है या ज्वालामुखी की सक्रियता की अंतिम अवस्था मानी जाती है। अगर हम बात करें धुआंरों की बात करें तो सबसे बड़ी जरूरी बात आती है धुआंरों के संबंध में, ये आती है कि एक छिद्र अवस्था होता है। धुआंरे क्या होते हैं, एक छिद्र होता है, उससे क्या होता है गैस और वाष्प बाहर निकलती है। मतलब एक छिद्र के माध्यम से गैस और जलवाष्प क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और जब गैस और जलवाष्प आपके बाहर निकलते हैं तो देखने में जैसे लगेगा धुआं उठ रहा है, धुआं बाहर निकल रहा है। ठीक है, दूर से आप देखेंगे तो इससे जैसे लगेगा आपको कि स्मोक मतलब धुआं आपका बाहर निकल रहा है। इसीलिए दूर से देखने पर ये धुएं के जैसे प्रतीत होते हैं, इसी कारण से धुआंरे कहते हैं। जब जलवाष्प और गैस बाहर निकलेगी, जाहिर सी बात है, तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि धुआं ही निकल रहा है बाहर। ठीक है, तो अब धुआं जब बाहर निकला तो इसी आधार पर इसको क्या कहते हैं, फिर धुआंरे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप कि जब जलवाष्प गैस आपका किसी छिद्र से बाहर निकलता है तो ऐसी जो स्थिति बनती है, ऐसी जो आकृति बनती है उसे हम कहते हैं धुआंरे कहेंगे। ठीक है, यह क्रिया तब होती है जब ज्वालामुखी से उद्गार समाप्त हो चुका है होता है, यह ज्वालामुखी की सक्रियता की अंतिम अवस्था। ध्यान रखेंगे कि जब ज्वालामुखी प्रारंभिक अवस्था में होता है तब धुआंरे की स्थिति नहीं आती है। जब ज्वालामुखी अपने अंतिम अवस्था में पहुंचता है उस दौरान क्या होता है कि अंदर का लावा इत्यादि निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, लावा इत्यादि नहीं निकलता, केवल गैस निकलता है, जलवाष्प निकलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो आपकी स्थिति बनती है, इस स्थिति को हम कहते हैं धुआंरे। मतलब धुआंरे इसी स्थिति में निकलते हैं कि अब बस ज्वालामुखी आपका बिल्कुल पूरी तरीके से शांत होने वाला है और ऐसी अवस्था में आपका देखेंगे तो गैस और जलवाष्प ही केवल बाहर निकलेगी, आपके लावा इत्यादि बाहर नहीं निकलेंगे, ज्वालामुखी पदार्थ इत्यादि बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके धुआंरे कहलाते मतलब बनते हैं, धुआंरों का जन्म होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि धुआंरे में क्या बात है। फिर से बात ब्रीफ करते हैं कि धुआंरे एक ऐसे छिद्र होते हैं जिससे गैस तथा वाष्प बाहर निकलती है। दूर से देखने पर ये धुएं के जैसे प्रतीत होते हैं, इसी कारण इन्हें धुआंरे कहते हैं। ठीक है, आप जब डिस्टेंस से देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा धुआं उठ रहा है, तो इस वजह से इनको धुआंरे कहते हैं।
यह क्रिया तब तक होती है, मतलब तब होती है जब ज्वालामुखी से उद्गार समाप्त हो चुका होता है, और यह ज्वालामुखी की सक्रियता की अंतिम अवस्था, मतलब कि आखिरी जो पड़ाव आपका ज्वालामुखी का है वो यही है, और ज्वालामुखी क्रिया समाप्त हो चुकी रहती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें धुआं के बारे में। कुछ अंतर देखेंगे तो ग्लेशियर की तथा गर्म जल स्रोत की अपेक्षा धुआं से निकलने वाले गैस तथा वाष्प का तापमान अधिक होता है। अगर हम जो हमने गीजर पढ़ा भी, और फिर हमने पढ़ा आपका गर्म जल स्रोत, और फिर हमने पढ़ा भी धुआं, अगर तीनों में कंपेरेटिव अगर एनालिसिस करें तो उसमें हम देखेंगे कि इन तीनों में जो आपके शुरुआत के दो, जिसमें कि गैसर और आपका गर्म जल स्रोत है, इन दोनों में जो गैस और जलवाष्प निकलता है उनका जो तापमान होता है कम होता है धुआरों में से जो गैस धुआरों में से जो आपका गर्म जल मतलब गैस और जलवाष्प निकल रहा है उनसे। तो धुआरों में जो जलवाष्प और गैस निकलता है उसका टेम्परेचर आपके गैसर और गर्म जल स्रोत से निकलने वाले गैस और जलवाष्प से ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब अधिक तापमान आपका होता है धुआरों के केस में। ठीक है, और बात करें अगर तो कुछ और बातों को देखते हैं धुआरों के केस में। ठीक है, धुआरों के साथ देखते हैं। ठीक है, धुआरे के साथ कुछ खनिज पदार्थ भी बाहर आते रहते हैं। ठीक है, अब धुआरों के साथ जो कुछ खनिज पदार्थ बाहर आते रहते हैं जिसे क्या कहते हैं गंधक, जिसमें गंधक प्रमुख है, तथा जिन धुआरों से गंधक निकलते हैं उसे सोलफतारा कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो धुआरे होते हैं उनमें ऐसा नहीं केवल जल और गैस मतलब जलवाष्प और गैस ही बाहर निकलते हैं, बल्कि इनके साथ कुछ खनिज पदार्थ भी बाहर आते हैं जिसमें गंधक प्रमुख है। ठीक है, तो गंधक इसमें बाहर आता है। तो और जिन धुआरों में से गंधक बाहर निकलते हैं उन धुआरों को क्या कहा जाता है, सोलफतारा कहते हैं। मतलब ऐसे धुआर हैं जहाँ से गंधक जैसे बाहर निकलते हैं उन्हें कहते हैं सोलफतारा। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे आप। सोलफतारा अगर कोई पूछ दिया कि सोलफतारा क्या है तो आप कहेंगे ऐसे धुआं हैं जिसमें से गंधक बाहर निकलते हैं उन्हें हम सोलफतारा कहते हैं। ठीक है, चलिए और देखें कुछ बात को। तो इनसे जब गैस और वाष्प की तीव्रता अधिक होती है तब बिजली भी पैदा की जाती है। लेकिन इनका एक और फायदा है कि इनसे बिजली भी पैदा कर सकते हैं जब बहुत तीव्र मतलब बहुत ही तीव्रता के साथ जब गैस और जलवाष्प क्या करते हैं बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे आप बिजली पैदा करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और ऐसा कई देशों में किया जाता है। ठीक है, इनको मतलब वहाँ यूटिलाइज किया जाता है, इनके माध्यम से बिजली इत्यादि पैदा की जाती है। तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि एक प्राकृतिक एक नेचुरल यहाँ पे ये जो है पावर हाउस बन जाते हैं बिजली के लिए, एक मतलब हर कतर काम करते हैं, मतलब बिजली के लिए ये नेचुरल तरीके पे तैयार होकर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन गैस और वाष्प के द्वारा बिजली भी पैदा की जाती है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि उनकी जो तीव्रता होनी चाहिए बहुत तेजी से गैस जलवाष्प जो है बाहर निकलने चाहिए, तभी जो है यहाँ पे बिजली पैदा की जा सकेगी। ठीक है, नहीं तो फिर वही होगा कि फिर हमें अलग से एफर्ट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर बिजली यहाँ पे पैदा हो पाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि जब बहुत ज़्यादा तीव्रता रहेगी गैस और वाष्प में तो फिर उस दौरान आप बिजली भी पैदा कर पाएंगे इन धुआरों के माध्यम से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि कौन कौन से धुआरे हैं तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कि मतलब अगर आप क्वेश्चन ये आता है तो आपके आंसर में दिखाई देना ही चाहिए, ये एग्जाम्पल इतना फेमस है, पॉपुलर है। 10 सहस्त्र धूम्र घाटी, जिसे कहते हैं 10 सहस्त्र धूम्र घाटी। ठीक है, अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। ठीक है, अ वैली ऑफ 10,000 धुएं, मतलब कि 10,000 धुआरों की घाटी। ठीक है, 10,000 धुआरों की घाटी, जो 10 सहस्त्र लिखा है, 10 सहस्त्र का मतलब होता है 10,000 धूम्र घाटी, मतलब धुआरों की घाटी, मतलब ऐसी घाटी जहाँ 10,000 धुआरे पाए जाते हैं, मतलब कि समूह में मिलते धुआरे। ठीक है, तो ये कहाँ आपका क्षेत्र है, कटमई ज्वालामुखी यूएसए में समूह में पाई जाती है। तो 10 सहस्त्र धूम्र घाटी जो आपकी है ये कटमई ज्वालामुखी जो आपका है यूएसए में, उसमें समूह में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक मतलब बहुत ज़्यादा धुआरे एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा एग्जाम्पल है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और भी कई एग्जाम्पल जैसे ईरान का जो को सुल्तान है यहाँ पे भी आपके धुआरे पाए जाते हैं, इससे भी ध्यान रखेंगे। प्लेंटी की खाड़ी जो है न्यूजीलैंड में, यहाँ पे भी धुआरे पाए जाते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको काम आएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप देख लेंगे। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल आपको देखिए थोड़ा याद रहनी चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल होते हैं, मतलब किस चीज़ के बारे में कौन सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखें ही रखें, ये आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद ही होगा। एग्जाम्स में अगर आप एग्जाम्पल देते हैं मतलब कि एक फैक्ट प्रोवाइड करते हैं आप, और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर चीज़ें एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा अच्छे से इम्प्रेशन जमाती हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने देखा, आज हमने डिस्कस किया गेजर, गर्म जल स्रोत, धुआंरों पर हमने चर्चा की। और आज ही हम चर्चा करेंगे आपके कुछ और जो पॉइंटर्स रह गए हैं आपके, मतलब ज्वालामुखी से या पर्वत से संबंधित, उन पॉइंटर्स को हम आज ही देख लेंगे और आज इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या शुरू करते हैं, पठार इत्यादि शुरू करते हैं, जो कि छोटा छोटा चैप्टर है, पठार या फिर झील इत्यादि शुरू करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि हम चट्टानों को शुरू करते हैं, वो क्या है हम देख लेंगे। जो सूटेबल ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, जो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, उसे ही पहले शुरू कर किया जाएगा और ख़त्म किया जाएगा। देखिए, जो भू आकृति विज्ञान एक लंबा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। जगह जगह यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, जगह जगह की चीज़, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा आपको पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा। भू आकृति विज्ञान एक ऐसा चैप्टर ही है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लंबा समय भी लगेगा, ज़्यादा वीडियोज़ भी, सबसे ज़्यादा वीडियोज़ आपको इसी में मिलेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा वीडियोज़ भी आपको इसी में मिलेंगे। तो इसे थोड़ा सा पेशेंस बना करके आप चीज़ों को समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको फ़ायदा, ज़्यादा आसानी आपको होगी। फिर बाकी चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको तो हम बहुत जल्दी निपटा लेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा पोर्सन अगर आपका जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होता है तो एक बहुत बड़ा पोर्सन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इसके बाद मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।